Yes, students, in this session we have discussed laws of limiting friction. First law states that friction force act tangentially between the surfaces in contact in the opposite direction of motion. Look, according to first law, that is the surface and that is body is placed. Body have tendency to move in this direction. Then friction force act from friction force act from the point of contact. That is the point of contact where two surfaces are come in contact. At that contact point, we draw the tangent in the opposite direction of motion. That tangent shows the friction. It's that direction of tangent shows the direction of friction. So, according to first law, friction force act tangentially between the surfaces in contact. That is the contact point. Friction force act tangentially along the surface from the point of contact in the opposite direction of motion. This is the first law. Second law states that friction force depend on the nature of surface. A smooth surface gives less friction. Third law states that limiting friction independent from the area of contact of surface. Yes, and fourth law says that limiting friction is directly proportional to normal reaction. When we remove the proportionality constant, we get the when we remove the proportional bar equal to sign, then we get limiting friction equal to mu s into capital R, where mu s coefficient of static friction, capital R normal reaction, and small f in suffix x is the limiting friction. Yes, तो बच्चों आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. फर्स्ट लॉ कहता है कि फ्रिक्शन फोर्स टेंजेंशियली अलोंग द सरफेस एक्ट करता है बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. देखिए फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये सरफेस है, ये बॉडी रखी हुई है, बॉडी की मोशन इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन फोर्स ये देखिए यहाँ दो बॉडी की सरफेस और जिस सरफेस पे बॉडी रखी हुई है वो सरफेस, दो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है. इस कांटेक्ट पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सरफेस पे और एरो बनेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में. ये टेंजेंट बताएगी, ये टेंजेंट शो करेगी फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरेक्शन. तो फर्स्ट लॉ ये कहता है फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन और फ्रिक्शन एक्ट टेंजेंशियली बिटवीन द सरफेसेज इन कांटेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ कहता है फ्रिक्शन फोर्स नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है. स्मूथ सरफेस लेस फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू रफ सरफेस. और थर्ड लॉ कहता है लिमिटिंग फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एरिया ऑफ सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट. और फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के. नॉर्मल रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कैपिटल आर नॉर्मल रिएक्शन है, एफ एस लिमिटिंग फ्रिक्शन है, प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो इक्वल टू आया और साथ में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया म्यू एस. म्यू एस कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो बच्चों ये थे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, definition of coefficient of static friction. Yes, so how big coefficient of static friction? From this relation we can say mu s equal to fs upon r. So coefficient of static friction for the two surfaces in contact is equal to ratio of limiting friction to normal reaction. तो बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन. तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से बनेगी म्यू एस इक्वल टू एफ एस अपॉन आर.
Fs लिमिटिंग फ्रिक्शन और R नॉर्मल रिएक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हैव नो यूनिट। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैव नो यूनिट। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is more than coefficient of kinetic friction and coefficient of sliding friction is more than coefficient of rolling friction। तो बच्चों coefficient of static friction ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है coefficient of kinetic friction से। बच्चों जितनी ज्यादा मोशन होगी उतना कम फ्रिक्शन होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी कम होगी। इसी बेस पे हमने कहा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेस है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से, और कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से, और कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ग्रेटर है कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन we have discussed. Now come to the next topic, that is angle of friction. Yes, now look, that is the body placed at the surface, weight of body at downward and normal reaction upward, and at the body limiting friction acting on body. Look, this is the direction of limiting friction. If at a body placed in such a position that friction force acting on a body is equal to limiting friction, so look, this is the direction of limiting friction, that force, and not this is the direction of normal reaction force. Force is the vector quantity. Now we want to know the value of resultant of these two forces, limiting friction and normal reaction. So from the head of limiting friction, we draw the line. We draw the line parallel to the normal reaction, and from the head of normal reaction we draw the line parallel to limiting friction. So that is the parallelogram construct. According to parallelogram law, if two vector quantities represent as a adjacent sides of parallelogram, here two vector quantities are normal reaction and limiting friction. Now the diagonal, this diagonal passing through the is same intersection point of the vector quantity, that diagonal whose direction in that direction represent the resultant of R and F force. This is source value of Fs plus R. Is this resultant will be shown by the P force. P is the resultant of Fs and R. Then the angle made by the resultant of limiting friction and normal reaction with the direction of normal reaction, that angle is known as angle of friction. Is angle of friction denoted by phi. Look, this is the normal reaction, this is the limiting friction. We complete the parallelogram by making adjacent sides of normal reaction and limiting friction. Then this diagonal represent the resultant of normal reaction and limiting friction. This is denoted by P. So P, the resultant of normal reaction and limiting friction, makes the angle with the direction of normal reaction. That angle is called limiting friction. Now look, that value is Fs, then that value is also equal to Fs, and this angle is equal to 90 degree. Now if we apply the tan theta formula of tan phi equal to perpendicular upon base. So perpendicular is equal to Fs and normal and base is equal to normal reaction. So Fs upon R, where Fs upon R we have discussed coefficient of static friction. So put in equation 1 Fs upon R equal to mu s. So tan phi equal to mu s.
So we have stated that limiting angle of friction, tangent of angle of friction is equal to coefficient of static friction. Yes, तो देखो बच्चों, angle of friction basically we have dealt with for the numerical purpose. देखिए बच्चों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखिए क्या है, ये बॉडी रखी है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है और बॉडी पे लगने वाला फ्रिक्शन इस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए इक्वल है। तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट करें। तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, इन दोनों लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट बताएगा, जैसे मैंने पी से शो किया है। ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन जो एंगल बनाएगा वो कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब बच्चों यदि ये वैल्यू एफ एस के इक्वल है तो ये भी वैल्यू एफ एस के इक्वल होगी। अब ये एफ एस यहां से यहां तक, एफ एस मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन और आर नॉर्मल रिएक्शन। तो इसमें tan फाई अप्लाई करें, tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एफ एस अपॉन आर, एफ एस अपॉन आर म्यू एस होता है। तो हमने प्रूफ किया टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू coefficient of static friction. Now come to the next topic, angle of repose. Yes, now look students, next concept is angle of repose. Angle of repose basically we have discussed for numerical purpose. Look, that is the inclined plane and body is placed, this is the body placed at the surface of inclined plane. So how much force is acting on body? Weight of body act downward, vertically, weight of body acted vertically downward. So if we make that angle, if we take this line dot, then that makes angle 90 degree. Direction of weight makes angle 90 degree with the ground because gravitational force mg always act downward. This angle is theta, that is the 90, then that angle is equal to 90 minus theta. And look, that body places the inclined plane in that direction. So every action have a equal and opposite reaction. So reaction force acting in this direction, that is the direction of normal, this is the direction of normal reaction R, and that angle is 90 degree. Yes, that angle is 90 degree. Now look, if we take the line of action of normal action in backward direction, now look, consider that small triangle. That angle is 90 minus theta, then this angle is also equal to 90 minus theta because both are vertically opposite. That angle is 90, then this angle is also 90. This look, that is small triangle, that angle is 90 minus theta because this is 90 minus theta, then that angle also equal to 90 minus theta, vertically opposite. This is 90, then that angle is also equal to 90. So total angle is 180, 90, 180 minus 90, 90. So that angle is 90. This is 90, that is 90 minus theta, then that angle is equal to theta. So that angle is equal to theta, that's why this angle is equal to theta. Yes. Now take the two components of mg. Along the line we take mg cos theta, and in the perpendicular line we take mg sin theta. Now look, yes, now look, mg sin theta pull the body in downward direction. So body start to move, can be move in downward direction, that is the direction of motion. So friction force from the point of contact acted in the opposite direction of motion. So direction of friction force is that F. Now look, mg sin theta pull the body in downward direction. Mg sin theta is the component of force which pull the body in downward direction along the inclined plane. Now look, one example is, that is the body and that is the inclined plane. Copy makes one inclined surface
body is placed, the mg sin theta of the weight of body pull the body in downward direction, but body is not sliding in downward direction. It means if the mg sin theta have value less than limiting friction, then body is not move. In the previous turn we have said that body start to move when the applied force is greater than the limiting friction. Here R act in upward direction, mg move act in downward direction. Body neither move in upward direction nor move in downward direction. That's why reaction force is equal to mg cos theta. And applied force in the direction of motion is mg sin theta. Mg sin theta when greater than limiting friction, then body start to move. Look how mg sin theta increase. When theta is increased, we increase the angle, mg sin theta increase, but body is not move because mg sin theta, which is the applied force in the direction of motion, is less than limiting friction. We increase the angle, but body is not move. We increase the angle, body is not move. Now at a certain angle, body start to slide down. In this condition, at that certain angle, value of mg sin theta become greater than the limiting friction. So the angle of inclined plane, the minimum angle of inclined plane at which body is placed and have a tendency to just slide down, this angle is called limiting friction. This angle is called not a limiting friction, this angle is called angle of repose. At angle of repose, the friction force is equal to limiting friction and body is in rest. We can say the angle of inclined plane at which body is placed at the surface of inclined plane and friction force is equal to limiting friction, then that angle of inclined plane is called angle of repose. Yes, in this condition we can say the minimum angle above which the minimum angle at which body have a tendency to just slide down, that angle is called angle of repose. Now look, R, here body is in rest. That's why mg cos theta is equal to R, that is the equation 1, and mg sin theta is equal to Fs, that is the equation 2. That is the equation 2. Now equation 2 divided by equation 1, then mg sin theta upon mg cos theta equal to Fs upon R. So mg cancel out, then sin theta upon cos theta, tan theta equal to Fs upon R is the equation 3. Now put in equation 3 Fs upon R. Fs is the limiting friction, R is the normal reaction, is equal to mu s, coefficient of static friction. So tan theta equal to mu s means tan theta s. That is not a tan theta, that is the angle of repose, tan theta s. So mg cos theta s equal to R, mg sin theta s equal to Fs. So mg cancel out, sin theta upon cos theta s, tan theta s. Yes, so tan theta s equal to Fs upon R, where Fs is the angle of repose. Fs upon R is equal to, can we put mu s? So tangent of angle of repose is equal to coefficient of static friction. So how we define angle of repose? The minimum angle of inclined plane at which body placed have a tendency to just slide down. This angle of inclined plane is called angle of repose. At that we can also say the angle of inclined plane at which body placed and the friction force acting on a body is equal to limiting friction. In this condition, the angle is equal to angle of repose. In this condition, angle of inclined plane is called angle of repose. This condition is also known as limiting equilibrium. So we can also say
when body placed at inclined plane and body is in limiting equilibrium, then the angle of inclined plane is equal to angle of repose. Yes, now in the previous article we have also proved that tangent of angle of friction is also equal to mu s. So this is the equation 4 and that is the equation 5. So from equation 4 and equation 5, tan theta s equal to tan phi. So theta in suffix s equal to phi. It means angle of repose and angle of friction are numerically equal. Yes. तो बच्चों देखिए, जब किसी बॉडी को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एंगल ऑफ रिपोज बेसिकली न्यूमेरिकल के पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए एक इंक्लाइन प्लेन है जिसपे एक बॉडी रखी हुई है, बॉडी का वेट परपेंडिकुलर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसलिए ग्राउंड से 90 डिग्री एंगल बनाएगा। बॉडी इंक्लाइन प्लेन को पुश इस डायरेक्शन में कर रही है, तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन को इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। अब देखिए ये थीटा एस है, ये आपका 90 है, तो ये भी एंगल क्या होगा थीटा एस, और ये अब देखिए ये 90 माइनस थीटा एस, अब इस ट्राइंगल को देखिए, ये 90 माइनस थीटा एस है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा एस होगा वर्टिकली अपोजिट। अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 माइनस थीटा एस, ये 90, तो ये एंगल कितना आएगा थीटा एस। सो इसे थीटा एस लिख सकते हैं एम जी के दो कंपोनेंट के, तो एम जी कॉस थीटा एस और ये एम जी साइन थीटा एस। एस नॉट ए थीटा, हियर थीटा एस, so we take mg sin theta cos theta s and mg sin theta s। तो देखिए s we corrected it, here we take not a theta s we take। now mg के दो कंपोनेंट किए, mg cos theta s और mg sin theta s। mg sin theta s बॉडी को नीचे पुल कर रहा है, लेकिन और r बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल कर रहा है, mg cos theta डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ना बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, इसलिए mg cos थीटा इज इक्वल टू r। अब mg sin थीटा इस बॉडी को नीचे पुल कर रहा है, बॉडी को नीचे की साइड पुल करके नीचे की साइड मोशन में लाने की टेंडेंसी रख रहा है, लेकिन इससे प्रीवियस टर्म में हमने बताया था कोई भी बॉडी तभी मूव करेगी जब उस पर अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो mg sin थीटा इज की वैल्यू जब लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगी तभी बॉडी मूव करेगी। देखिए आपको एग्जांपल लेके बताते हैं, ये एक हमने ये बॉडी है और हमने कॉपी से एक इंक्लाइन प्लेन बनाया, देखिए इंक्लाइन प्लेन बन गया और इस पर जो बॉडी रखी हुई है पर वो नीचे मूव नहीं कर रही है। mg sin थीटा बॉडी का जो वेट का sin थीटा कंपोनेंट बॉडी को नीचे पुल कर रहा है, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही। हमने एंगल बढ़ाया, mg sin थीटा बढ़ा, लेकिन बॉडी पुल नहीं कर रही। एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, mg sin थीटा बढ़ता जा रहा है, बॉडी नीचे नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही लिमिटिंग, उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। उसकी mg sin थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन पे, उसके बाद जब mg sin थीटा की वैल्यू और बढ़ेगी मतलब mg sin थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, उससे ज्यादा होगी, तभी बॉडी नीचे की साइड स्लाइड होगी। देखिए एग्जांपल देखिए, एंगल बढ़ता जा रहा है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन बढ़ता जा रहा है, mg sin थीटा बढ़ता जा रहा है जैसे थीटा बढ़ रहा है, लेकिन बॉडी नहीं मूव कर रही। बॉडी तब मूव करेगी जब एक एंगल से ज्यादा एंगल होगा। तो वह एंगल जिसपे की बॉडी प्लेस्ड है और बॉडी वह मिनिमम एंगल जिसपे बॉडी प्लेस्ड है और टेंडेंसी रखती है टू जस्ट स्लाइड डाउन, या हम कह सकते उस समय वो एंगल कहलाता है इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज। उस समय फ्रिक्शन, बॉडी पे लगने वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं बॉडी की लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में कंडीशन, दैट इज कंडीशन आल्सो कॉल्ड लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। यस, तो एंगल ऑफ रिपोज की कई डेफिनेशन हो सकती है। द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट व्हिच बॉडी हैव अ टेंडेंसी टू जस्ट स्लाइड डाउन is called limiting friction, or the angle of inclined plane at which body is placed and the friction force is equal to limiting friction, that angle of inclined plane is also called angle of repose. Yes, and the body when placed at inclined plane in limiting equilibrium, then angle of inclined plane is also called angle of repose. अब देखिए इस कंडीशन में बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसलिए mg sin थीटा किसके इक्वल होगा? fs के। fs लिमिटिंग फ्रिक्शन है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया,
sin theta s upon cos theta s tan theta s is equal to fs upon r. fs upon r को हमने mu s पुट कर दिया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज आया mu s के इक्वल. नाउ हमने इससे पहले वाले टर्म में हमने प्रूव किया था tan phi इक्वल टू था mu s, तो tan phi इक्वल टू mu s है, तो दोनों इक्वेशन 4 और 5 इक्वल कर दी, तो tan theta is equal to tan phi, so theta is equal to phi. So we have proved that, हमने प्रूव किया कि न्यूमेरिकली एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन सेम है. Yes. So students, in this session we have discussed laws of friction or laws of limiting friction, definition of coefficient of friction, angle of repose and angle of friction. In next time we have discussed motion of body at inclined plane and methods of reducing friction, advantage and disadvantage of friction. Thank you.